नमस्कार, द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अकीम छाबरा आज आपके साथ बैठा हूँ। आज हम बात करेंगे यहाँ अंडमान की यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जहाँ कई बेरोजगार बच्चे अंडमान के जॉब के कतार पे खड़े हुए, वहीं इसी वक्त मेलैंड से कई सारे बच्चे आते हैं जिन्हें जॉब आसानी से मिलते हैं। आइए हम मिलते हैं अंशुमन जी से, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। तो आइए उनसे ही जानते हैं, उन्हीं की जुबानी से। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर पहले तो आप अपने बारे में सर हमारे सारे ऑडियंस को बताइए सर। ओके, मेरा नाम अंशुमन है और मैं जो है हिंदू राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यूथ के जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्लस बहुत काफ़ी सारे NGOs से हम जुड़े हुए हैं। हम लोग मिलकर काम करते हैं जी समाज के लिए। जी सर, जैसे कि आज हम यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि अंडमान में ये अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अगर हम देखें तो कई पार्टीज जो है, कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है विशेष पर एक अपने अपने मैनिफेस्टो में यही बात करते हैं कि हम जॉब्स लगा के देंगे या हम ये एम्प्लॉयमेंट करके देंगे। तो सर आप इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है या वोट बैंक लेने के लिए? देखिए, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है हमारे यूथ्स के लिए खासकर। लेकिन जो है यस, पॉलिटिक्स जब है समाज में तो इसको भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे खामियां जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या फिर कोई भी ऑथोराइज्ड सेक्टर की तरफ से हो, ये तो है। बट सर एक बात बताइए, जैसे कि हमने अभी पिछले कुछ दिनों में जो इलेक्शंस के दौरान पे कई लोकल काउंसलर्स को हमने प्रचार करते हुए देखा है, तो उन्होंने सबने अपने मैनिफेस्टो में जॉब इश्यूज रिलेटेड बात की थी। क्या आपको लगता है कि वो इतने सक्षम है कि वो अंडमान के बच्चों के लिए जॉब कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर सपोर्ट हो, अगर टेक्निकली अगर जो देखा जाए कि जॉब रिजर्वेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, ताकि हमारे जो यूथ्स है, हमारे जो पास आउट ग्रेजुएट्स है, उन लोगों को सही पैमाने पे जॉब्स मिले, उनके अनुसार जॉब्स मिले, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्ट का फैक्टर होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर ये मुद्दा पिछले कई सालों में ये क्यों नहीं उठाया गया? जैसे कि अंडमान के अंदर अगर लोकल डाटा के हिसाब से लगभग 23,000 बच्चे जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो सर अब तक वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? सिर्फ ये इलेक्शंस के दौरान पे क्यों उठाया जाता है? देखिए, ये मुद्दा जो है ये हमेशा पीरियोडिकली हम इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, हम लोग ये चीज़ को रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, उनका जो ट्रांसपेरेंसी है एज पर दी जॉब वैकेंसीज और रिजर्वेशन के लिए या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए, इसको सीक्रेट रखा जाता है। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तरह मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पिछले 7-8 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो है एज पर दी गवर्नमेंट सेंसस कि वो 9,000 या 8,000 जॉब वैकेंसीज है, वो आज भी हम वो सुनते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैं जो स्टडी किया हूँ कि DOPT जो है, DOPT के अनुसार जो है कोई भी जॉब वैकेंसी जो है वो 2 साल तक ही रह सकता है, वैलिड रह सकता है, उसके बाद में उसको नल कर दिया जाता है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि DOPT का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग। जी सर, आगे बताइए। जी, तो ये जो है इसके अनुसार अगर हम थोड़ा एग्जामिनेशन अगर करें इसका, तो ये मिलेगा कि मेरा ख्याल से 9,000 जो वैकेंसीज बोल रहे हैं, ये इतने सालों में 7-8 सालों में ऑब्वियसली काफ़ी सारे वैकेंसीज जो है वो डेड हो चुका होगा, नल हो चुका होगा। तो इसका एक्चुअल काउंट कितना है और हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ्स कितना है, इसका एक रेशियो अगर हमारे पास होगा तो हम इजीली जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। और ये फिलअप में भी एक पॉइंट आता है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत, मैं तो ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के ही यूथ्स को जो है चांस दिया जाए
क्योंकि मोदी जी के अनुसार ये जो है अंडमान नहीं, आइलैंड नहीं है, ये मेनलैंड के जैसे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब जॉब वैकेंसीज मिलता है, नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज अगर देखोगे उसको फिलअप अगर करते हैं तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो है पोस्ट वो मेनलैंडर्स को मिलता है। तो ये मुद्दे पे जो है हमें थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए और ये सॉल्व होगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाकई में अंडमान के यूथ्स के बारे में, यहाँ के पास आउट ग्रेजुएट्स के बारे में, उनके कैरियर के बारे में अगर स्ट्रिक्टली सोचे या फिर लॉजिकली सोचे तो उन लोग टेक्निकली इनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, आपने जैसे अभी मोदी जी का बारे में आपने चर्चा की तो हम इसी विषय पे बताते हैं कि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था यूपी इलेक्शन से पहले कि 1 नेशन 1 पोस्ट, हर एग्जाम सेंट्रलाइज एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा बाय द प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है, और जो भी पोस्ट हो चाहे वो गवर्नमेंट के कोई भी जॉब सेक्टर हो। तो क्या उस विषय पे आप मुझे वो बताएंगे कि क्यों ऐसा किया है? नहीं, देखिए मोदी जी का जो सोच है वो बिल्कुल सही है, मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब बात हमारे आइलैंड के यूथ्स के बारे में आता है तो ऑब्वियसली घर तो अपना है, घर के बारे में तो हम पहले सोचेंगे ही जैसे सभी सोचते हैं। तो हमारे यूथ्स के लिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के यूथ्स के लिए या फिर जो पास आउट स्टूडेंट्स है जो अभी बेकार बैठे हैं बिना अपॉर्चुनिटी के, तो उनके लिए जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में ये जॉब वैकेंसीज जो है एटलीस्ट 80-20% किया जाए, या फिर आप सिर्फ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर वैकेंसीज के बारे में अगर बात आता है तो उसको 100% भी कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज्ड जो डिपार्टमेंट्स है जो सेंट्रल से चलता है वहाँ पे आप 1 इंडिया 1 पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका वो थॉट प्रोसेस काम करेगा। लेकिन अंडमान के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोकल यूथ्स जो अंडमान के हैं उनको प्रीफर किया जाए। चलिए सर, ये तो आप अंडमान के बारे में बता रहे, तो सर हमारे अंडमान के कई अन्य शहर में, जैसे आप चेन्नई ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए या अन्य राज्य कहीं पे भी जहाँ जहाँ अंडमान गेस्ट हाउस है, वहाँ पे अंडमान के कोई भी लोकल ऑफिसर्स वहाँ के अंडमान गेस्ट हाउस पे नहीं है, उन्हें क्यों जॉब नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ अंडमान गेस्ट हाउस तक ही सीमित नहीं रहा है। अभी हमारे अंडमान का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल जो स्टेटस है ये बहुत डाउन है अभी। ये एक ही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी पोस्ट जो मतलब हाई लेवल पोस्ट्स है वहाँ पे एक भी लोकल बंदे नहीं है। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्लान किए थे कि अंडमान के लोगों को ही ऐसे पोस्ट दिया जाए जिसके बारे में हम लोग अंडमान का डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हर एक डिपार्टमेंट में पहले जो है डायरेक्टर्स जो है वो लोकली अपॉइंटेड किया जाता था, जिससे कि उनको नॉलेज होता था कि पर्टिकुलर एरिया के बारे में, पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो तुरंत एक सॉल्यूशन में आ सकते थे या फिर रिक्वेस्ट भेज सकते थे इन प्रायोरिटी बेसिस। लेकिन अभी आप देखोगे कि मेनलैंड से आया हुआ दैनिक्स जो है और IAS ऑफिसर्स जो है ये है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपना जो है गढ़ जमा के रखे हैं, जिससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें ईच एंड एवरी स्टेप्स या तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है या फिर किसी दूसरे सोर्स के जरिए जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हम और आपके लिए ये चीज़ सही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में है, जो एंड सिटीजन्स हैं जिनको ये स्कीम्स या फिर कोई फैसिलिटीज मिलना है, वो तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं इनसे। तो इससे तो ऑब्वियसली डिजास्टर होगा, इसमें तो डेवलपमेंट होगा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इस वजह से अंडमान के अंदर प्लेसमेंट सेल होना चाहिए? 101% होना चाहिए। यहाँ पे जो है हमारा जो है प्लेसमेंट सेल फॉर पास आउट स्टूडेंट्स होना चाहिए, और हम यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस बन चुके हैं, बट ये आज तक अंडमान में कभी कैंपस सिलेक्शन हुआ नहीं। जैसे अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो वहाँ पर हर कॉलेज में, चाहे वो छोटे बड़े कॉलेज हो, हर कैंपस सिलेक्शन वहाँ पर होता है, बट अंडमान के अंदर आज तक ये हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आगे हो सकता है अंडमान के अंदर? बिल्कुल होना चाहिए। हम अंडमान जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है अभी स्मार्ट सिटी के एक लेवल में आ रहा है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब बेसिक मुद्दा है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चीज अगर बैलेंस रहेगा तो वो एरिया का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। बैंगलोर जैसा जगह देख लीजिए, अभी जो नया उभर रहा है आपका पुणे जैसा जगह, इसमें आपका सेम प्रोसीजर में चल रहा है। आपका पास आउट स्टूडेंट्स एंड जॉब वैकेंसीज एंड प्लेसमेंट सेल्स, इन लोग अपना अपना काम बखूबी से कर रहे हैं।
जी। तो अंडमान में भी ये चीज़ जो है लागू कराना चाहिए, ना कि वन एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स के अंडर में ही सब कुछ होना है, कि उन लोग क्या करे क्या नहीं करे, किनको जॉब दे किनको जॉब ना दे। तो इसमें तो अंडमान का भलाई मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रगल है आगे। नो बट इससे अगर ये चीज़ तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है कि अगर आप हमें ये बताएं कि जैसे आईटी फर्म्स के सिलेक्शंस है, आईआईटी के हैं, अगर इनके एग्जाम सेंटर्स अगर अंडमान में अगर प्रोसीड करा जाए तभी ये कुछ हो सकता है। तो इस विषय पे क्या होगा? 100%। देखिए यहाँ पे जो है मैं कुछ डेटास ले रहा था कि हमारे इंडिया, अगर मोदी जी का यही सपना है तो क्यों ना बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेशन सेक्टर्स और रेलवेज का जो वैकेंसीज निकलता है वो अंडमान में भी मतलब जो है इसको पब्लिश किया जाए। पब्लिश होता है यूजुअली, डेली टेलीग्राम में आता है, बट इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए। काफ़ी सारे दूर दराज के जो आइलैंडर्स हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलता है, तो इनका एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सेल्स बनाना चाहिए। जी सर, मुझे एक अपने विषय के हिसाब से आप बताइए कि अगर अंडमान के अंदर हम यूथ को आग्रह करना चाहते हैं कि उनको जॉब्स के लिए, क्योंकि अब तक अंडमान में ऐसा लहर नहीं आया कि यूथ इतने सारे बेरोजगार है, ठीक है ना, और काफ़ी सारे यूथ को अंडमान के स्कीम्स के बारे में पता नहीं है। जैसे कि अगर आप मेनलैंड सेक्टर में देखें तो जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स है उनको एक बेरोजगारी का एक फॉर्मेशन दिया जाता है, लाइक उनको एक अलाउंस दिया जाता है जो कि बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं उसको। जी, तो ये अंडमान में अभी तक ये स्कीम्स आया क्यों नहीं है? देखिए अंडमान में काफ़ी सारे स्कीम्स नहीं आया है, तो इसके बारे में एक मैं गुजारिश करूंगा दिल्ली में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा एक सेल यहाँ पे बैठा है कि गवर्नमेंट का हर एक जो स्कीम्स है जो डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट करता है, वो सब स्कीम्स जो है यहाँ पे ठीक तरह से लागू हुआ है कि नहीं, इसके ऊपर में कार्रवाई चल रहा है कि नहीं, क्या स्टेटस है, कितना फंडिंग हुआ है और फंड का कहाँ यूज हुआ है, ये सब के लिए मॉनिटरिंग सेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ये लगता है कि स्ट्रांगली ये रिकमेंडेशन होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पर गौर करे कि ये 100% होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से अगर भत्ता जाएगा तो गवर्नमेंट खुद ही चाहेगा कि भैया जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स है या फिर लोग हैं उनका जो नंबर्स है वो कम किया जाए जॉब देके। तो ये एक इनडायरेक्ट प्रेशर होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई चलिए जो जॉब्स वैकेंसीज आता है डिपार्टमेंट का वो जल्द से जल्द फिलअप किया जाए। टीचर्स का जो वैकेंसीज है ये कितने सालों से कितने धरना हो गया है, कितना आंदोलन हो गया है, अभी भी वैकेंसीज वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आपके हिसाब से अंडमान गवर्नमेंट जो है अभी तक जो जॉब्स जो अभी है अवेलेबल पोस्ट है जितने भी, तो उनको क्यों फुलफिल नहीं किया जा रहा है? देखिए ये जो हमारे बेरोजगारी जो भत्ता गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, ये जो है ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए। इससे यही काम भी होगा कि हमारे पास एक डेटा रहेगा कि कितने बेरोजगार हैं और कितने वैकेंसीज हैं, तो ये हम फिलअप बहुत जल्द से जल्द कर सकेंगे। गवर्नमेंट का ये मॉनिटरिंग सेल भी होगा कि देखें भाई कितने कैलिबर वाले बेरोजगार लोग हैं जो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फिट बैठते हैं, तो उनको जल्द से जल्द दिया जाएगा। अभी जो है जो पजल्ड माहौल है यहाँ पे जो है ये स्कीम्स वगैरह को दूर रखना, अनएम्प्लॉयड यूथ्स के कैरियर के बारे में कम सोचना, ये चीज़ इसी के कारण है। तो सर आपको ये लगता है कि क्या अंडमान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वो यूथ को गुमराह कर रही है कि उनको ये कह के कि हम जॉब दिलवाएंगे और उनको मतलब यूज करा जा रहा है? देखिए यूज करा जा रहा है इन द सेंस कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास में जॉब्स लेके जाने की जरूरत ही क्या है इफ यू आर क्वालिफाइड, इफ यू आर टैलेंटेड। नो सर, मेरा अभी भी क्वेश्चन आप समझे नहीं कि क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी यूथ को जॉब दिला सकती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यूथ को जॉब नहीं दिला सकती है अनलेस अनटिल वो जॉब और वो कैंडिडेट फिट बैठता हो जी। तो वो चीज देखने का काम तो आपका अलग डिपार्टमेंट का है। पॉलिटिकल पार्टी इतना कर सकता है कि उनका जो सर्टिफिकेट है, उनका रिकमेंडेशन है, बोल सकता है, एक सिफारिश कर सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये जॉब 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए बात बोलते हैं,
जो कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी कैंडिडेट जो टिकट लेके खड़ा हो रहा है। लेकिन हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि डू दे हैव ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट कि वो 100% जॉब दिलवा सकता है? क्या वो ये पता किया है कि वो अगर किस वे में जाके जो है अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करेंगे अपने एरिया से? क्योंकि ये बात है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में अभी इंटरव्यू लेना बंद हो गया है। यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम है, अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आप एग्जाम पास करिए रिटर्न और जॉब लीजिए। बट सर यहाँ पर तो एग्जाम देने के बाद भी लोगों के अच्छे परसेंटेज आने के बाद भी वहाँ बच्चों को यहाँ पर जॉब अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा क्यों हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? इसके लिए तो हमें मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना है। मैं तो पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसको एक मॉनिटरिंग सेल में रखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वाकई में यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी लाना है जॉब रिजर्वेशन के या फिर जॉब वैकेंसी के लिए। सर जैसे कि अंडमान में कई लोकल ऑफिसर्स है, अगर आप दैनिक कैटेगरी के आधार पर आप ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, पंचायत ले लीजिए, सोशल वेलफेयर ले लीजिए, तो उनके जो पोस्ट जो उनको इस वक्त मिला हुआ है, उनको उस चीज़ पर उन्नति नहीं मिल रही, आगे उनको बढ़ने के चांसेस नहीं मिल रहा है, और ये चीज़ उनके ऊपर बाहर से मेलन से ऑफिसर्स ला के रख देते। तो सर ये कितना प्रतिशत सही लगता है सर आपको, और क्या है इसमें? सर एक्चुअली देखिए, अंडमान एंड निकोबार के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा एक आड़ा आएगा कि अंडमान के जो सीनियर्स डिजर्व कैंडिडेट्स या फिर क्या बोलेंगे कैडर्स हैं, जिनको हम दैनिक पोस्ट दे सकते हैं, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में उनको रख सकते हैं, वो सब चीज़ के बारे में तो यहाँ पे वो जो सिस्टम है वो नहीं है जो कि पहले था। बट उनको तो प्रमोट कहीं से प्रमोट करा ही नहीं जा रहा, बस उनको एक जैसे मान लीजिए सपोज अगर किसी को तहसीलदार का पोस्ट मिल गया तो उसको आगे अपडेट हो ही नहीं रहा वो, तो ये ऐसा क्यों चल रहा है? ये इसीलिए चल रहा है कि एक एक्स कैडर पोस्ट बोल के एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है। तो वहाँ पे क्यों ना अंडमान एक्स कैडर पोस्ट के हिसाब से कुछ लोग हैं, जैसे कि आपका डिप्टी डायरेक्टर है, DRCS है, उसके बाद और भी बहुत सारा ऑफिसर्स पोस्ट है जिसमें हम लोग इनको प्लेसमेंट कर सकते हैं। और वाकई में मेरा ये सोच है कि इन लोग अंडमान के बारे में जितना जानते होंगे, इतना तो बाहर से आया हुआ या अपॉइंट किया हुआ दैनिक या फिर IAS ऑफिसर्स जो वहाँ पे डायरेक्टर बन के बैठे हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होगा, इतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा जी। तो सर ये बताइए कि जैसे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट कर सकते हैं सो दैट वो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट को उसको फील्ड पे ला सके, ठीक है। उस चीज़ से हमारे यूथ को, जो लोकल बच्चे जो है, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी लाइक अनएम्प्लॉयड है, और पर्टिकुलरली अगर डिपार्टमेंट देखा जाए तो एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, टूरिज्म हो गया, लाइक बेसिकली अगर देखा जाए तो अंडमान टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो सर आपको नहीं लगता कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पर आकर अपना एक सेटअप लाना चाहिए? जी बिल्कुल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे जो आइलैंडर्स हैं, यहाँ के जो ज़मीन है, जो पट्टा है, ये हमारे रेंटी हिसाब से दिया हुआ है कि वी आर द रेंटीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसके कारण में जो बड़े बड़े कंपनीज है वो यहाँ पे आके एक रिलायबल स्ट्रेंथ नहीं मिलता है कि भाई इनको हायर करे तो कल को क्या होगा, इन लोग यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। और सबसे और मेन मुद्दा ये है कि बड़े बड़े कंपनीज तो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे, लेकिन उनके लिए एक टू एंड फ्रो वाला, गिव एंड टेक वाला पॉलिसी होना चाहिए, जैसे कि सब्सिडीज में उनको यहाँ आना लाया जाए, यहाँ पे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको हेल्प किया जाए, उनको जो है हर एक एस्पेक्ट जो भी यहाँ पे मतलब बनाने के लिए जो चाहिए उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एक हेल्प हो। कंडीशन ये रहना चाहिए कि उनके जो एम्प्लॉयज़ रहेगा उसमें जो है 70% या 80% जो है ये लोकल यूथ्स रहेगा जिनको जॉब डिजर्व किया जाए, और इससे भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो थोड़ा बहुत कम होगा जी। तो ऑब्वियसली ये सब भी तो रास्ता है डेवलपमेंट का। और देखिए हर एक चीज में अच्छा ही या बुरा ही होता है जी। तो हम क्यों ना कंस्ट्रक्टिव वे में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके कंस्ट्रक्टिव वे में गुड वे को लेके चले जी। जितना भी रॉन्ग मतलब होगा या फिर कुछ भी गलत पार्ट जो हमें दिखता है उसको हम मिनिमाइज करने का कोशिश करें। हम लोग अगर हमारा चाह अगर गढ़ने के लिए या बनाने के लिए होगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। सर आप मुझे बताइए, जैसा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, तो आप जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त
एज इन लाइक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंडमान पोर्ट ब्लेयर को मेन स्मार्ट सिटी के नाम से दिया जा रहा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। यहाँ पर आप मेडिकल इश्यूज देखिए, हॉस्पिटल्स आपको एक भी प्रॉपर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज नहीं मिल रही। कई जगह पे ब्लड बैंक्स में प्रॉब्लम्स है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तो सर उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स का तरफ का बात करेंगे तो यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो इश्यूज है बहुत बड़ा इश्यूज है, और ये मुझे लगता है कि ये लैक ऑफ मॉनिटरिंग के लिए ये प्रॉब्लम्स आया है। और एक सही पैमाने में एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे फेल आता नजर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा कंप्लेंट्स पब्लिक का आया हुआ है। सर ये इसकी जिम्मेवार आप किसको एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराएंगे सर? ये कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर हर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिपार्टमेंट का एक हेड को बैठाया हुआ है। बट हमने जब लास्ट टाइम हमने एक सर्वे किया था, तो उस सर्वे के दौरान पे हमें यही नहीं पता चला था कि DHS के एक्चुअल डायरेक्टर कौन है। कोई कहते हैं कि एक सर है डॉक्टर ओम प्रकाश, एंड कोई कहते हैं कि डॉक्टर तुलसी की वाइफ बैठी है। तो उनमें वही आपस में कंफ्यूज है। तो सर हम किससे जाके डील करें? सर देखिए, अभी जो भी वहाँ पे डिसीजन लिया हुआ है, जैसे कि पहले हमारे ओमकार सर थे, उसके बाद जिनको अपॉइंट किया गया वो अभी सीट में बैठ रही हैं, मैं भी गया था। तो उनका जो प्लेसमेंट है वो तो डजंट मैटर फॉर अस और फॉर लेमैन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि उन लोगों का मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा चल रहा है। उन लोग क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे सिरिंज है कि नहीं, वहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सपायरी डेट वाला मेडिसिन क्यों दिया जा रहा है, वहाँ पे बेड्स खाली है कि नहीं, वहाँ पे आपका एक्सरे रिपोर्ट मोबाइल में दिया जा रहा है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम लोग रखने की कैपेबल है फिर भी नहीं है। तो इसमें जो है टोटली मैनेजमेंट फेल। सर अभी आपने कहा कि वहाँ पर उनका जैसे कि वो देख रहे हैं कि सिरिंज है कि नहीं, दवाइयाँ हैं कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले शायद आपने भी सुना होगा कि डेयरी फार्म की जगह पे एक छोटे से हॉस्पिटल जो मेडिकल सेंटर थे, वहाँ पे दवाइयों को जलाया गया था। तो आप ये सोचिए कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे को कितने बुरी तरीके से बर्बाद करा जा रहा है कि वो दवाइयाँ सप्लाई नहीं हो रही लोगों को। तो सर उस विषय में आप क्या कहेंगे? सब सारा कुछ घूम फिर के एक ही जगह में आता है कि इनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको सीरियसली रेक्टिफाई किया जाए और ऐसे ऐसी जगह पे लोकल बंदों को ज़्यादातर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट दिया जाए, ताकि उन लोग लोकली ये चीज़ को समझ सके भाई क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। सर इस हिसाब से आपको लगता है कि क्या अंडमान के अंदर हर चीज़ के लिए कंप्लेंट सेल ऑफिस बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए सर। आपका घर डेवलप या फिर सुंदर तभी बनेगा कि आप खुद से देखो, मॉनिटर करो, भाई मुझे ये चाहिए, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। आप खुद से अगर नहीं देखोगे तो आप कहाँ से ठीक करोगे? तो वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, उनके लिए ये अगर घर अपने समझेंगे तो ऑब्वियसली सारा कुछ रेक्टिफाई होगा, सारा कुछ सही चलेगा। लेकिन ये वो मंशा लाए तो सही पहले। जी सर, हाउ डज यू फील दैट कि लाइक अभी जैसे फॉर एग्जांपल चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करा जाता है। अगर हम बात करें अगर हमारे आइलैंड्स की, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करा गया है। तो सर व्हाट डू यू थिंक कि इज दैट राइट थिंग दैट दिस स्टेप इज टेकन? देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए प्राइवेटाइज किया जाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में ही बोल रहे हो जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आपका पहले से ज़्यादा रेट्स, डबल रेट्स अभी आ रहा है, प्लस दिन में जितना करंट्स जा रहा है, ये देख के तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा अंडमान के लिए। बट ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन इज ऑलवेज गुड पार्ट इसीलिए है क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम्स रहता है, उनका जो सर्विस रहता है पब्लिक के लिए, वो बहुत बढ़िया रहता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि रेलवे सिस्टम्स को ले लीजिए, जब से रेलवे सिस्टम प्राइवेटाइज हुआ है, आपका हर एक स्टेशन का टॉयलेट, बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर और उनका जो क्लीनलीनेस है वो सब परफेक्ट रहता है। सर जैसे कि अभी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने they have been newly created some department talking about example like disaster management and ये आपका स्पोर्ट्स काउंसिल बनाया हुआ है यहाँ पर। सर फंडिंग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से आ रही है, बट वो फंडिंग कहीं शो नहीं हो रही। तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर?
डिजास्टर मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो आप अभी क्वेश्चन किए थे, ये इसका मेन खामी का कारण यही है कि वहाँ पे प्रॉपर एलिजिबल जो पोस्ट मतलब एलिजिबल पर्सन जो है पोस्ट होल्ड नहीं करता है, कभी यहाँ से वहाँ भेजता है, मतलब एक ही पर्सन को दो चार्ज दिया जाता है, तो उन लोग खुद ही चार्ज लेने के लिए पजल्ड रहते हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको सेग्रीगेट करना चाहिए, जो भी वैकेंसीज है, जो भी पोस्ट वहाँ पे खाली है, उसको अप्रोप्रिएट एलिजिबल कैंडिडेट से उसको फिलअप करना चाहिए और उसको जो है चालू करना चाहिए प्रॉपर वे में जो उसका बायलॉज बोलता है। जी, बट सर मेन चीज़ ये है कि जो फंडिंग्स आ रही है, लाइक हर साल हर स्टेट्स को हो या आइलैंड्स को हो, यूटी हो, हर जगह को एक फंडिंग्स होती है हर सेक्टर पे, बट वो फंडिंग्स का आज तक कहीं पे भी नामोनिशान नहीं है कि कहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर स्पोर्ट्स की बात करा जाए तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जो भी है वो आता है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास, बट वो पैसे कहीं दिखाई नहीं देता। कहीं कोई भी बच्चे, हमने कई जगह पे हमने पता किया था, बट बच्चों को कहीं पे भी ना ही स्टेट लेवल पे उनको इंकरेज करा जा रहा है, ना ही नेशनल लेवल पे इंकरेज करा जा रहा है। नेशनल लेवल छोड़िए, ना स्टेट लेवल छोड़िए, आइलैंड्स के अंदर उनको प्रमोट नहीं करा जा रहा है। तो सर ये इस बारे में कैसे सर फंडिंग्स कहाँ जाती है सर? सर देखिए, फंडिंग्स जो है इनका जो है फंडिंग्स जो भी अवेलेबल कैंडिडेट्स है, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, स्पोर्ट्समैन लोग हैं, तो उनके ऊपर में खर्चा होता है, लेकिन जो है जो सिलेक्शन ऑफ यूथ्स है, ये सिलेक्शन ऑफ यूथ्स में जो है नेग्लिजेंसी या फिर बोले थोड़ा कम किया जाता है, तो ये फंड ऑब्वियसली बच जाता होगा या फिर उनको रिवर्ट बैक किया जाता होगा। जी, तो ये थे अंशुमन जी जो आज इन्होंने हमारे बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, और 100% जॉब रिजर्वेशन जितने भी यूथ है हमारे आइलैंड के, उनके हित में उन्होंने कुछ सवाल दिए। हम आगे भी इस केस पे चर्चा करेंगे, यूथ के बारे में हम चर्चा करेंगे, और भी एक्सपर्टीज हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। मैं तहे दिल से अंशुमन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं अखिल छाबड़ा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।